एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्जाइमर डिमेंशिया अल्जाइमर डिजीज के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये बीमारी क्या है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें मरीज के अंदर मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस बीमारी की खोज कब हुई। तो दोस्तों, इस बीमारी की खोज हुई 1906 में। एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइकियाट्रिस्ट थे, एलिस अल्जाइमर। उन्होंने उनकी एक मरीज थी अगस्ते डीटर, उसका लगभग 6 साल तक उन्होंने इलाज किया और उसको ऑब्जर्व किया। जब मरीज की डेथ हुई 1906 में, तो उन्होंने देखा उस मरीज के अंदर 3 सिम्टम थे। मेमोरी लॉस था, पैरोनिया था, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था। ये 3 सिम्टम के बिहाफ पे 1910 में क्रेपलिन ने इस बीमारी का नाम अल्जाइमर डिमेंशिया रखा, जो कि सबसे पहले एलिस अल्जाइमर ने खोजा और नाम रखा क्रेपलिन ने। तो आइए बात करते हैं इस बीमारी के रिस्क फैक्टर के बारे में। दोस्तों, ये देखा गया है कि ये बीमारी उम्र के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, इस बीमारी का प्रेवलेंस भी बढ़ता जाता है। दूसरे रिस्क फैक्टर की बात करें तो हाइपरटेंशन। जिन मरीजों में हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज या ओबेसिटी है, उनके अंदर इस बीमारी का इंसिडेंस ज्यादा देखा गया है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर भी इस बीमारी का प्रेवलेंस ज्यादा होता है, क्योंकि स्मोकिंग का क्या है कि ये एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से कुछ न्यूरॉन्स में डैमेज होता है, उनके अंदर ये बीमारी ज्यादा पाई गई है। आइए बात करते हैं इस बीमारी के जो पैथोफिजियोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी की बात अगर हम करें तो ये देखा गया है कि ब्रेन के अंदर बीटा एमाइलाइड प्रोटीन या न्यूरोफाइब्रिक टेंगल्स होते हैं, उनका डिपोजिशन होने लगता है। एक इनसॉल्युबल प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन होता है वो श्रिंक करने लगता है और न्यूरॉन्स हमारे डैमेज होने लगते हैं और न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से मेमोरी प्रॉब्लम होती है। अब अगर हम बात करें इस बीमारी के ट्रीटमेंट की, तो इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए ज्यादातर ये देखा गया है कि इस बीमारी में एसिटिलकोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होने लगती है। तो जो भी दवाएं बनी हैं अभी तक, वो सारी दवाएं लगभग इनका जो एसिटिलकोलिन का लेवल है उसको बढ़ाने का काम करती हैं, ताकि मरीज के जो सिम्टम्स हैं वो कम हो सके। और अभी तक इस बीमारी का पूरी तरह से इलाज नहीं है। ये एक इनक्योरेबल डिजीज है। बस हम बीमारी का प्रोग्रेशन, जो रेट है उस बीमारी का, हम बस वही कम कर सकते हैं। लक्षण की बात करें, साइन एंड सिम्टम की, तो सबसे पहले तो इसमें हम याद कर सकते हैं RRR, एक मूवी आई थी उसके नाम पे। मरीज के अंदर RRR के लक्षण मिलते हैं। RRR का मतलब सबसे पहला होता है रिसेंट इवेंट को वो भूलने लगता है। रिकॉग्निशन ऑफ फेमिलियर फेसेस, जो घर के जो परिचित चेहरे हैं उनको वो भूलने लगता है। रिसेंट इवेंट, रिकॉग्निशन और रीजनिंग। RRR में रिकॉग्निशन, रीजनिंग एंड रिसेंट इवेंट, ये 3 चीजें पेशेंट फेस करता है। तो रीजनिंग की बात करें तो पेशेंट बेसिकली अपना चेक साइन करना भूल जाता है, अपने जो डेली बिल्स होते हैं उनको क्लियर करना भूल जाता है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन होते हैं, उसको भी नहीं परफॉर्म कर पाता है। और उसकी डेली लाइफ जो होती है इम्पेयर्ड होने लगती है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होने लगती है। तो ऐसे मरीजों को पूरा लाइफ लॉन्ग सपोर्ट की जरूरत होती है। इसमें हमारा साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है, न्यूरोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ती है, और साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग करते हैं उनकी भी जरूरत होती है। एक पूरी टीम इसको मैनेज करती है, तब जाके पेशेंट अपनी एक अच्छी लाइफ जी पाता है। क्योंकि हम इसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं, तो एक बैलेंस डाइट और डॉक्टर की सलाह की मदद से इस बीमारी के साथ मरीज जब तक रहता है तब तक एक अच्छी लाइफ जी सके। तो दोस्तों, हमारी आप सभी लोगों से निवेदन है, जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं या जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, ओबेसिटी है, वो अपना स्मोकिंग को क्यूट करें और वेट रिडक्शन करें, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, क्योंकि ऐसे मरीजों में आगे चल के डिमेंशिया के लक्षण बहुत ज्यादा पाए गए हैं। थैंक यू।